अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेलिगमैन लर्न्ड हेल्पलेसनेस थ्योरी पर। नॉर्मली जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है या कोई किसी मसले में होता है तो वो चाहता है कि वो कुछ भी करके उस मसले से ख़ुद को निकाले, उस परेशानी से वो ख़ुद को बचा सके। लेकिन लर्न हेल्पलेसनेस पर जो रिसर्च हुई उसमें ये इंडिकेट किया गया कि जब लोग ये फ़ील कर लें कि जो भी उनके साथ हो रहा है, जो भी बुरा उनके साथ हो रहा है, उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि उनकी कोई भी कोशिश बेकार ही जाएगी, उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो इस मसले से ख़ुद को नहीं निकाल सकते। इस फिनोमेना को लर्न हेल्पलेसनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इननेट ट्रेट नहीं है। कोई भी इस बिलीफ के साथ पैदा नहीं होता कि उनके साथ जो भी कुछ होता है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, या जो भी वो कोशिश करेंगे वो बेकार जाएगी, कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसको हम लर्न बिहेवियर कहते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट को डिटेल से देख लेते हैं जिसकी बेसिस पर ये कॉन्सेप्ट आया। 1960s में मार्टिन सेलिगमैन ने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए जिसमें कि डॉग्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप 1 में एक डॉग को बांध कर रखा गया और उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया। ग्रुप 2 में एक डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और वहाँ एक लीवर भी था जिसको प्रेस करने से वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता था, यानी कि उसके पास कंट्रोल था। जबकि ग्रुप 3 में जिस डॉग को रखा गया उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, लेकिन वहाँ पर उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था, यानी वहाँ पर कोई ऐसा लीवर मौजूद नहीं था जिसको प्रेस करने से वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता। जब फर्दर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें डॉग्स को न्यू चैम्बर्स में डाला गया जहाँ उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। तो ग्रुप 1 में जिस डॉग को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया था वो जंप कर गया, जबकि जो सेकंड ग्रुप था जिसमें कि डॉग के पास कंट्रोल था, उसके पास एक लीवर था जिसको प्रेस करने से इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता था, उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो वो जंप कर गया। जबकि जो ग्रुप 3 में जिस डॉग को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई भी कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया गया था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया लेकिन उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था, उसने जंप नहीं किया। हालांकि अगर वो जंप करता तो अगले चैम्बर में कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक मौजूद नहीं था। ह्यूमंस में लर्नड हेल्पलेसनेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1974 में ह्यूमन पर स्टडी कंडक्ट की गई। इसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को लाउड और अनप्लेजेंट नॉइज़ से एक्सपोज किया गया और उनके पास एक कंट्रोल भी था, यानी कि एक बटन को 4 टाइम्स प्रेस करने से वो उस अनप्लेजेंट साउंड को टर्मिनेट कर सकते थे। सेकेंड ग्रुप को भी एक अनप्लेजेंट नॉइज़ से एक्सपोज किया गया लेकिन उनको कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया, यानी उनके पास कोई फंक्शनल बटन नहीं था जिसको प्रेस करके वो उस साउंड को टर्न ऑफ कर सकते थे। जबकि थर्ड ग्रुप को ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ पर कोई भी अनप्लेजेंट नॉइज़ नहीं थी। जब फर्दर एक्सपेरिमेंट किया गया तो सबको लाउड नॉइज़ से एक्सपोज किया गया और उनको एक कंट्रोल भी दिया गया, यानी कि एक बटन जिसको प्रेस करने से वो साउंड को टर्मिनेट कर सकते थे। तो जिन पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई कंट्रोल नहीं दिया गया था उन्होंने इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी कोई ट्राई भी नहीं की कि वो उस शोर को किसी तरीके से टर्मिनेट कर सकें। इन एक्सपेरिमेंट से सेलिगमैन और उनके कोलीग्स ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जनरेट की थी, यानी कि कॉग्निटिव डेफिसिट्स, इमोशनल डेफिसिट्स और मोटिवेशनल डेफिसिट्स। कॉग्निटिव डेफिसिट्स कॉग्निटिव कहते हैं यानी सोचने समझने को, और इसके अलावा डेफिसिट्स कहते हैं कमी को। इस एक्सपेरिमेंट में जब डॉग्स को रखा गया पहले एक चैम्बर में जहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, तो जिनके पास कंट्रोल नहीं था तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने ट्राई नहीं की बिल्कुल भी इस बारे में कि उनको एक एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए कि वो जंप करके उस इलेक्ट्रिक शॉक से ख़ुद को बचा सकते हैं। जबकि इमोशनल डेफिसिट्स यानी कि इमोशंस कहते हैं यानी कोई भी जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना, तो जब उनको पता था कि उस कंट्रोल्स उस एक जो पेनफुल एनवायरनमेंट है या जो भी उनके साथ बुरा हो रहा है उससे वो अपने आप को बचा नहीं सकते, तो इसलिए उनके कोई इमोशंस भी नहीं थे, यानी कोई परेशानी भी उनको पता था कि वो कुछ भी कर लें तो वो यहाँ से निकल नहीं सकते, उनका इस चीज़ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है जो उनके साथ हो रहा है। इसके अलावा मोटिवेशनल डेफिसिट्स थी, यानी कि उनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं थी, उन्होंने वहाँ से एस्केप करने की ट्राई भी नहीं की कि वो ख़ुद को थोड़ा सा मोटिवेट ही कर सकें कि वहाँ से एस्केप कर सकें। आखिर में देख लेते हैं लर्न हेल्पलेसनेस और डिप्रेशन के कनेक्शन को। लर्न हेल्पलेसनेस 2 टाइप की होती है, यानी कि यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस, और सेकंड होती है पर्सनल हेल्पलेसनेस।
यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस का मतलब होता है यानी सब्जेक्ट बिलीव करता है कि जिस सिचुएशन में वो है उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, कोई भी उसको उस पेन से, उस डिस्कम्फर्ट से नहीं निकाल सकता, कोई भी उस डिस्कम्फर्ट को कम नहीं कर सकता। जबकि पर्सनल हेल्पलेसनेस में सब्जेक्ट को लगता है कि जिस भी मसले में वो है उसका सलूशन निकाल सकते हैं। अगर कोई और उनकी जगह होता तो वो भी उसका सलूशन निकाल लेते, लेकिन सिर्फ उनमें ही ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को इस मसले से दूर रख सकें या इस पेन को अवॉइड कर सकें। यानी कि वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ कि जो कुछ नहीं कर सकता, बाकी लोग अगर इस मसलों में होते तो वो इसका कोई ना कोई सलूशन निकाल लेते। और उनको ये लग रहा होता है कि जिस भी मुसीबत में वो हैं, जिस भी परेशानी में वो हैं, उसका कोई हल नहीं है, वो चाह कर भी उससे नहीं निकल सकते, ना ही उस सिचुएशन पर उनका कोई कंट्रोल है, इसलिए वो उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।